ओम। आज हम फिर से आ- आज हम फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास का ये मेरा दूसरा वीडियो है। प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम पेज नंबर 9 से लेकर 15 तक के तथ्यों को देखेंगे। पेज नंबर 9 से लेकर 15 तक के तथ्यों को देखेंगे। और ये कौटिल्य और ये जो नोट्स है किसका है? कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का है। कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का हिस्ट्री का नोट्स है जिसमें आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के तथ्यों को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, शुरू करते हैं। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी खुदवा का 4 गुफा का निर्माण कराया, जो है लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपड़ा गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। और ये चारों गुफा को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। और ये चारों गुफा को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। इन चारों गुफा में एकमात्र गुफा लोमस ऋषि में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है, जबकि शेष तीनों अभिलेख में कुछ न कुछ अभिलेख खुदा हुआ है। इन चारों गुफा में एकमात्र गुफा लोमस ऋषि में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है, जबकि शेष तीनों अभिलेख में कुछ न कुछ अभिलेख खुदा हुआ है। भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आए थे, जिनके अभिलेख से भी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यौन राजदूत हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ और अंततः इस धर्म को अपना लिया। इस तरह से हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आए थे, जिनके अभिलेख से भी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यौन राजदूत हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ और अंततः इस धर्म को अपना लिया। इस तरह से हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। मुद्रा या सिक्का। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा या सिक्का का प्रचलन के अवशेष मिलते हैं। इस काल में पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा, सेलखड़ी का बना हुआ सिक्का अवशेष मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा या सिक्का का प्रचलन के अवशेष मिलते हैं। इस काल में पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा या सेलखड़ी का बना हुआ सिक्का का अवशेष मिला है। वैदिक काल में निष्क की चर्चा मिलती है, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का भूषण था, तो कुछ विद्वान कहते हैं यह एक प्रकार का सिक्का था। वैदिक काल में निष्क की चर्चा मिलती है, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का भूषण था, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का सिक्का था। महाजनपद काल में पहली बार बिना लिखा हुआ सिक्का आहत सिक्का का प्रमाण मिला है। इस सिक्के को पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। महाजनपद काल में पहली बार बिना लिखा हुआ सिक्का आहत सिक्का का प्रमाण मिला है। इस सिक्के को पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि यह चांदी एवं तांबे का बना होता था, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में चांदी मिली होती थी। आहत सिक्के के बारे में कहा जाता था कि यह चांदी एवं तांबे का बना होता था, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में चांदी मिली होती थी। मौर्य काल तक यह सिक्का प्रचलन में रहा। मौर्योत्तर काल में भारत आए इंडो ग्रीक शासक हिंद यौन शासक ने भारत में पहली बार लेखयुक्त एवं चित्रयुक्त सिक्का का प्रचलन किया। यह सिक्का सोना का बना होता था। इस तरह से भारत में सोना का सिक्का चलाने वाला शासक इंडो ग्रीक शासक हिंद यौन शासक था। मौर्योत्तर काल में भारत आए इंडो ग्रीक शासक हिंद यौन शासक ने भारत में पहली बार लेखायुक्त एवं चित्रयुक्त सिक्का का प्रचलन किया। यह सिक्का सोना का बना होता था। इस तरह से भारत में सोना का सिक्का चलाने वाला शासक इंडो ग्रीक शासक हिंद यौन शासक था। भारत में सर्वाधिक सिक्का
भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। भारत में पहली बार चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने यह चांदी का सिक्का शक शासक को पराजित करने के पश्चात चलाया था। साथ ही इन्होंने इसी अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत में पहली बार चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने यह चांदी का सिक्का शक शासक को पराजित करने के पश्चात चलाया था और साथ ही इन्होंने इसी अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में वस्तु के खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसकी चर्चा चीनी यात्री फहियान के द्वारा किया गया है। गुप्त काल में वस्तु के खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसकी चर्चा चीनी यात्री फहियान के द्वारा किया गया है। सातवाहन वंश के काल में सीसा का सिक्का चलाया गया। सातवाहन वंश के काल में सीसा का सिक्का चलाया गया। विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। विदेशी यात्री की यात्रा विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों विदेशी यात्रा के यात्रा विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर सिकंदर से पूर्व आए विदेशी यात्री, दूसरा है सिकंदर के साथ आए विदेशी यात्री, तीसरा है सिकंदर के बाद आए विदेशी यात्री। सिकंदर पहला है विदेशी यात्री 3 भागों में बांटा है। सिकंदर से पूर्व आए विदेशी यात्री, सिकंदर के साथ आए विदेशी यात्री और सिकंदर के बाद आए विदेशी यात्री। सिकंदर से पूर्व आए विदेशी यात्री। इस क्रम में पहला नाम ईरान के शासक डेरियस प्रथम का राजदूत स्काईलैक्स के नाम आता है। इन्होंने सिंध प्रांत की यात्रा किया था। सिकंदर से पूर्व आए विदेशी यात्री में पहला नाम ईरान के शासक डेरियस प्रथम का राजदूत स्काईलैक्स का नाम आता है। इन्होंने सिंध प्रांत की यात्रा किया था। इस काल में कई ऐसे विदेशी यात्री थे जो बिना भारत आए हुए भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया था। जैसे इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपनी रचना द हिस्टोरिका में भारत के संदर्भ में भी चर्चा की है। इस काल में कई ऐसे विदेशी यात्री थे जो बिना भारत आए हुए भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया था। जैसे इतिहास का पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपनी रचना द हिस्टोरिका में भारत के संदर्भ में भी चर्चा की है। सिकंदर के समकालीन आए विदेशी यात्री में 3 विद्वान का नाम आता है, अनेसिक्रितस, निरियार्कस एवं एरिस्टोबुलस। सिकंदर के समकालीन आए विदेशी यात्री में 3 विद्वान का नाम आता है। पहला है अनेसिक्रितस, दूसरा है निरियार्कस और तीसरा है एरिस्टोबुलस। इन तीनों ने भारत के बारे में अपनी रचनाओं में चर्चा की है। इन तीनों ने भारत के बारे में अपनी रचनाओं में चर्चा की है। सिकंदर के बाद आए विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना इंडिका है। सिकंदर के बाद आए विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना इंडिका है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी रचना इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ समाज के बारे में भी चर्चा की है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी रचना इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ समाज के बारे में भी चर्चा की है। इंडिका में इन्होंने कहा है कि इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु समाज 7 वर्गों में विभाजित था। इंडिका में इन्होंने कहा है कि इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु समाज 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के इंडिका को आधार बनाकर प्लिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि टोलमी नामक विद्वान ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा एस्ट्रोबो नामक विद्वान ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त अज्ञात नामक विद्वान ने पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बनाकर प्लिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि टोलनी नामक विद्वान ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा एस्टोर्बो नामक विद्वान ने जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी।
इसके अतिरिक्त अज्ञात नामक विद्वान ने पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज के बाद भारत में आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्री डायमेकस था, जो सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत था और मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्हीं के दरबार में मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक राजदूत भेजा था। मेगास्थनीज के बाद भारत में आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्री डायमेकस था, जो सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत था और मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्हीं के दरबार में मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक राजदूत भेजा था। मौर्य काल के बाद भारत में आने वाले विदेशी यात्री में इंडो ग्रीक शासक हिंद यौन शासक का राजदूत हेलियोडोरस का नाम आता है, जो शुंग वंश के शासक भागभद्र के राज दरबार में आया था। मौर्य काल के बाद भारत में आने वाले विदेशी यात्री में इंडो ग्रीक के शासक हिंद यौन शासक का राजदूत हेलियोडोरस का नाम आता है, जो शुंग वंश के शासक भागभद्र के राज दरबार में आया था। हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया था, जिसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया था, जिसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख हेलियोडोरस का है। चीनी यात्री। गुप्त काल में आए विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम चीनी बौद्ध यात्री फहियान का आता है, जो लगभग 339 एडी में भारत आया और 414 एडी ईसा पूर्व तक भारत में रहे। यात्रा विवरण फो क्यू की है। गुप्त काल में आए विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम चीनी बौद्ध यात्री फहियान का आता है, जो लगभग 339 एडी में भारत आए और 414 एडी ईसा पूर्व तक भारत में रहे। यात्रा विवरण फो क्यू की में है। फहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा किए थे। इन्होंने अपने यात्रा विवरण में गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की है। इन्होंने ही कहा था कि इस काल में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। फहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा किए थे। इन्होंने अपने ये यात्रा विवरण में गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की है। इन्होंने ही कहा था कि इस काल में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। फहियान के बाद भारत में आने वाले चीनी बौद्ध विद्वान में हिनसांग का नाम आता है, जो हर्षवर्धन के काल में लगभग 630 से 643 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे। यात्रा विवरण CU की है। फहियान के बाद भारत में आने वाले चीनी बौद्ध विद्वान में हिनसांग का नाम आता है, जो हर्षवर्धन के काल में लगभग 630 से 643 ईसा ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे। यात्रा विवरण CU की है। हिनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। हिनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। हिनसांग के पश्चात ईसिंग 713 से 715 ईस्वी चोल वंश के काल में चाउ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान आया था। इन सभी ने भारत के संदर्भ में अपनी यात्रा विवरण में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हिनसांग के पश्चात ईसिंग 713 से 715 ईस्वी में चोल वंश के काल में चाउ जू कुआ नामक बौद्ध विद्वान आया था। इन सभी ने भारत के संदर्भ में अपनी यात्रा विवरण में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अरबी यात्रियों में सबसे पहला नाम अल मसूदी का आते हैं, जिसने 915 से 16 ईस्वी पूर्व में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के काल में भारत की यात्रा किया था। 9वीं शताब्दी में सुलेमान पाल एवं प्रतिहार वंश के काल में यात्रा किया। इसके पश्चात महमूद गजनवी के साथ कई विद्वान भारत आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अल-बरूनी का आता है। अल-बरूनी का प्रसिद्ध रचना किताउल हिंद है, जिसे ही तहकीकात-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भारतीय पुराणों के बारे में भी जानकारी दिया गया है। अरबी यात्रियों में सबसे पहला नाम अल मसूदी का आते हैं, जिसने 915 से 16 एडी में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के काल में भारत की यात्रा किया था। 9वीं सदी में सुलेमान पाल एवं प्रतिहार वंश के काल में यात्रा किया। इसके पश्चात महमूद गजनवी के साथ कई विद्वान भारत आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अल-बरूनी का आता है। अल-बरूनी की प्रसिद्ध रचना किताउल हिंद है, जिसे ही तहकीकात-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भारतीय पुराण के भी बारे में जानकारी दिया गया है।
और पढ़ेंगे सिंधु घाटी या सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इससे भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन के द्वारा दिया गया। हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व BC से लेकर 750 ईसा पूर्व तक माना गया है। हालांकि कार्बन डेटिंग पद्धति के C40 पद्धति के द्वारा इस कालखंड को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। हालांकि कार्बन डेटिंग पद्धति C40 पद्धति के द्वारा इस कालखंड को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आधि ऐतिहासिक कालखंड प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए पुरातत्व के साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, किंतु लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातत्व को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, किंतु लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातत्व को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इस काल में कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस काल में कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है हालांकि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का पूर्वी स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी स्तर सुतकागेनडोर था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास के नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्तर सुतकागेनडोर था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास के नदी किनारे स्थित था। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्तर मंडा था जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्तर मंडा था जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्तर वर्तमान महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद था। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल वर्तमान महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद था। हड़प्पा की खुदाई पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा की खुदाई पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। वर्तमान समय में यह स्थल पाकिस्तान प्रांत के माउंट गोमरी पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से निम्न अवशेष प्राप्त हुए हैं: कुम्हारा का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, माल गोदाम जो 6:6 की 2 पंक्ति में है एवं 50 × 20 मीटर बड़ा है। तांबा का स्केल, माप की इकाई, मारुति देवी की मूर्ति, अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा,
लकड़ी की ओखली एवं ताबूत, लाश रखने की बक्स, गदहा की हड्डी, RH-37 का कब्रिस्तान, पकी हुई मिट्टी, सेलखरी की मोहरें सही प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में यह स्थल पाकिस्तान प्रांत के माउंट गोमरी पंजाब में रावी नदी किनारे स्थित है। इस स्तर से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी हड़प्पा से क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वर्तमान समय में स्थल पाकिस्तान के प्रांत माउंट गोमरी पंजाब में रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा से अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से अन्नागार माल गोदाम जो 6:6 के 2 पंक्ति में है, 50 × 20 मीटर बड़ा है। हड़प्पा से तांबा का स्केल माप की इकाई प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से लकड़ी की ओखली एवं ताबूत, लाश रखने की बक्सा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से लकड़ी की ओखली एवं ताबूत, अनाज लाश रखने की बक्सा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से गधा की हड्डी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से गधा की हड्डी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से RH-37 का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से RH-37 का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से पकी हुई मिट्टी, सेलखरी की मोहरें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से पकी हुई मिट्टी, सेलखरी की मोहरें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि इस युग सभ्यता के लोगों का बाहरी आक्रमण हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहाँ किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी किनारे है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु का अवशेष प्रमाण हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से शिव का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से शिव का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड खोपड़ी स्केल प्राप्त हुआ है। हाथी के कपाल खंड खोपड़ी स्केल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहद अन्नागार माल गोदाम 150 × 75 मीटर। बृहद अन्नागार माल गोदाम 150 × 75 मीटर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहद अन्नागार माल गोदाम 150 × 75 मीटर ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सोने की हार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सोने के हार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक विशाल सभा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक विशाल सभा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ की संख्या दिया गया है। सबसे चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ की संख्या दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सबसे चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ की संख्या दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुंभकार का भट्टा या चाक यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुंभकार का भट्टा या चाक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल स्थल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित यह एक बंदरगाह स्थल है। लोथल स्थल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित यह एक बंदरगाह स्थल है। इसकी खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल की खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल की खुदाई 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि सभ्यता का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य देशों से भी होता था। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि सभ्यता का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य देशों से भी होता था। लोथल से एक बहुत बड़ा गोडीवार डॉकयार्ड या जहाज़ों का शरण का स्थल मिला है।
लोथल से एक बहुत बड़ा गोदीवारा डॉकयार्ड या जहाज़ों का शरण स्थल मिला है। लोथल से एक बहुत बड़ा गोदीवारा डॉकयार्ड या जहाज़ों का शरण स्थल मिला है। लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो यह प्रमाणित करता है कि सभ्यता के लोग सूर्य पूजा भी करते थे। लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो यह प्रमाणित करता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य पूजा भी करते थे। लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है जो जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल से सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन था। लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन था। लोथल से ही गेहूँ पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है। लोथल से ही गेहूँ पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है। लोथल से ही गेहूँ पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला। चरहुदारों की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। खुदाई 1943 ईस्वी में के द्वारा किया गया। चरहुदारों स्थल की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया, जबकि खुदाई चरहुदारों का 1943 में के द्वारा किया गया। चरहुदारों स्थल वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चरहुदारों स्थल वर्तमान में सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह एक औद्योगिक शहर था। यहीं से मनका घड़ा एवं गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है। प्राय के सैंधो झुकर झांगर संस्कृति का अवशेष मिला है। चान्हुदरो एक औद्योगिक शहर था। चान्हुदरो से मनका घड़ा एवं गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है। प्राय के सैंधो झुकर झांगर संस्कृति का अवशेष मिला है। चान्हुदरो से रिंगार बॉक्स मिला है जिसमें ऐनक कंघी काजर लिपस्टिक सिंदूर सब रखा हुआ था। चान्हुदरो से रिंगार बॉक्स मिला है जिसमें ऐनक कंघी काजल लिपस्टिक सिंदूर सब रखा हुआ था। चान्हुदरो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर का चिन्ह का प्रमाण मिला है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। चान्हुदरो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का चिन्ह मिला है, चिन्ह का प्रमाण मिला है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। कालीबंगा की खुदाई 1953 ईस्वी में बी लाल एवं बी के ठापर के द्वारा किया गया। कालीबंगा की खुदाई 1953 ईस्वी में बी लाल एवं बी के ठापर के द्वारा किया गया। यह वर्तमान समय में राजस्थान गंगानगर जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान गंगानगर जिला में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से निम्नलिखित अवशेष प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुआ। एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुताई किया हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। पक्की मिट्टी का स्केल कालीबंगा से मिला है। पक्की मिट्टी का स्केल कालीबंगा से मिला है। कांस्य एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी कांस्य एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी कालीबंगा से मिला है। कांस्य एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड त्रिभुज आकार का हवन कुंड कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड त्रिभुज आकार का हवन कुंड कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड या हवन कुंड कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड के अवशेष से यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग कर्मकांड में भी विश्वास करते थे। अग्निकुंड के अवशेष से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कर्मकांड में भी विश्वास करते थे। वनवाली यह स्थल वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। वनवाली स्थल वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। वनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। वनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। वनवाली इस सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं था और न ही यहाँ से जल निकासी का प्रमाण मिला है। वनवाली सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं था और न ही यहाँ से जल निकासी का प्रमाण मिला है। वनवाली सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो जहाँ की सड़कें जालीनुमा आकृति में फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर आकर कटती थी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल वनवाली है जिसकी सड़कें जालीनुमा आकृति में फैला हुआ था।
इसके अतिरिक्त जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ की सड़कें एक दूसरे से समकोण पर आकर कटती है। वनवाली से पकी हुई मिट्टी का हल का प्रमाण मिला है। साथ ही यहाँ से मिट्टी का बर्तन का भी प्रमाण मिला है। वनवाली से पकी हुई मिट्टी का हल का प्रमाण मिला है। साथ ही यहाँ से मिट्टी का बर्तन का प्रमाण भी मिला है। रोपर वर्तमान समय में रोपर भारत में पंजाब के सतलज नदी किनारे में बसा हुआ है। वर्तमान समय में रोपर भारत में पंजाब में सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। रोपर की खुदाई 1953 ईस्वी में जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपर की खुदाई 1953 ईस्वी में जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपर से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के भी दफनाने का प्रमाण मिला है। रोपर से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का भी प्रमाण मिला है। रोपर से रंगपुर स्थल की खुदाई माधव स्वरूप वश एवं रघुनाथ राव ने किया था। रोपर स्थल की खुदाई माधव स्वरूप वश एवं रघुनाथ राव ने किया था। यह स्थल वर्तमान समय में गुजरात में मादर नदी किनारे बसा हुआ था। रंगपुर स्थल वर्तमान समय में गुजरात में मादर नदी किनारे बसा हुआ था। यहाँ से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा स्थल की खुदाई जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। सुरकोटदा स्थल की खुदाई जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान समय में गुजरात कच्छ जिला में स्थित है। सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। सुरकोटदा यह भी एक बंदरगाह स्थल था। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह स्थल था। सुरकोटदा से कलश सावधान घोड़ा की हड्डी का प्रमाण एवं एक रुमाखी कब्र का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से सावधान कलश सावधान घोड़े की हड्डी का प्रमाण एवं एक कब्र का प्रमाण मिला है सुरकोटदा से। सुटका गेंडोर सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास नदी किनारे स्थित था। सुटका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास नदी किनारे स्थित था। सुटका गेंडोर स्थल की खुदाई ओरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। सुटका गेंडोर स्थल की खुदाई ओरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। यह भी एक बंदरगाह स्थल था। सुटका गेंडोर भी एक बंदरगाह स्थल था। यहाँ से विकसित सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। सुटका गेंडोर से विकसित सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भागों में बसा था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भागों में बसा हुआ था। हड़प्पाकालीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के काल में सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है। अर्थात इस सभ्यता के सामाजिक स्थिति जीवन के बारे में जानकारी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के काल में सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है। अर्थात इस सभ्यता के सामाजिक स्थिति जीवन के बारे में जानकारी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो यह प्रमाणित करती है कि इस काल में समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। इस काल में जातिवाद की चर्चा नहीं मिलती किंतु समाज में विभिन्न वर्गों में अंतर रखा गया है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अधिकांश स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो यह प्रमाणित करती है कि इस काल में समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। इस काल में जातिवाद की चर्चा नहीं मिलती है किंतु समाज में विभिन्न वर्गों में अंतर रखा गया है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का था किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वाणिज्य के व्यापारिक वर्गों के हाथों में था। समाज में सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित वर्ग का था किंतु प्रशासनिक व्यवस्था वाणिज्य व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। समाज में सबसे नीचा स्थान श्रमिक वर्ग का था। श्रमिक वर्ग का था। इस काल के लोगों के आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। लोग सिलाए वस्त्र पहनते थे जिससे अधिकांश सूती वस्त्र का उपयोग करते थे।
सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे, जिसमें अधिकांश सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा काल के लोग रागी या मरुआ फसल को छोड़कर लगभग सभी फसल से परिचित थे। चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। सिंधु काल के लोग रागी या मरुआ फसल को छोड़कर लगभग सभी फसल से परिचित थे। चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। इस काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस काल के लोगों का प्रिय पशु ऋषभ, कुंवर वाला बैल या साढ़ था, जबकि सबसे पवित्र पक्षी बतख, डक, सबसे पवित्र नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानते थे। सिंधु काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इस काल के लोगों का प्रिय पशु ऋषभ, कुंवर वाला बैल, सांड था, जबकि सबसे पवित्र पक्षी बतख, डक, सबसे पवित्र नदी सिंधु एवं सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानते थे। इस काल के लोग धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करता था, जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से कालीबंगा से मिला है। सिंधु काल के लोग धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन भी करता था, जिसका प्रमाण स्पष्ट रूप से कालीबंगा से मिला है। सिंधु काल में शिव की आकृति अधिक स्थानों से मिला है। शिव की आकृति अधिक, जो यह प्रमाणित करता है कि इस काल के प्रिय देवता पशुपति शिव थे। इस काल में शिव की आकृति अधिक स्थानों से मिला है, जो यह प्रमाणित करता है कि सिंधु काल के प्रिय देवता पशुपति शिव थे। इस काल में लोग अत्यंस्ती संस्कार में भी विश्वास करते थे। इस काल में यह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: दाह संस्कार, आंशिक सावधान एवं पूर्ण सावधान। सिंधु काल के लोग अंत्येष्टि संस्कार में भी विश्वास करते थे। इस काल में यह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: दाह संस्कार, आंशिक सावधान एवं पूर्ण सावधान। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। इस काल में नगर 2 भागों में बांटा रहता था। पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे। सिंधु काल की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली थी। इस काल में नगर 2 भागों में बांटा रहता था। पूर्वी भाग में सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग निवास करते थे। इस काल के एकमात्र स्थल धौलावीरा के नगर के 3 भागों में बांटे होने का प्रमाण मिला है, जिसमें पूर्वी भाग सामान्य जनता के लिए, पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लोग श्रेष्ठ जन के लिए तथा मध्य भाग में बाजार स्थित होता था। सिंधु सभ्यता काल के मात्र एक स्थल धौलावीरा से नगर के 3 भागों में बटे होने का प्रमाण मिला है, जिसमें पूर्वी भाग सामान्य जनता के लिए, पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लिए, श्रेष्ठ जन के लिए तथा मध्य भाग में बाजार स्थित होता था। इस काल में मुख्य सड़क से सहायक सड़क समकोण पर आकर मिलती थी। सड़क के दोनों किनारे पल स्तंभनुमा नाला होता था, जिससे एक मोटे पत्थर से ढक दिया जाता था। सिंधु काल में मुख्य सड़क में सहायक सड़क समकोण पर आकर मिलती थी। सड़क के दोनों किनारे पल स्तरनुमा नाला होता था, जिसे एक मोटे पत्थर से ढक दिया जाता था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल वनवाली था, जहाँ से किसी भी प्रकार का नाला का प्रमाण नहीं मिला है और न ही यहाँ के सड़क समकोण पर आकर मिलती थे। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल वनवाली था, जहाँ से किसी भी प्रकार का नाला का प्रमाण नहीं मिला है और न ही यहाँ का सड़क समकोण पर आकर मिलते थे। इस काल में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु काल में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिला है। इस काल में व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित था, जो सड़क मार्ग एवं सामुद्रिक मार्ग के द्वारा देशों के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों से भी किया जाता था। सिंधु काल में व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित था, जो सड़क मार्ग एवं सामुद्रिक मार्गों के द्वारा देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों से भी किया जाता था। सिंधु काल में लोग तांबा राजस्थान के खेतरी एवं बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि चांदी, टीन, शीशा अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति दक्षिणी भारत एवं अफगानिस्तान से करते थे।
सिंधु काल में लोग तांबा राजस्थान के खेतरी एवं बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि चांदी, टीन, शीशा अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात करते थे। इसके अतिरिक्त सोना की प्राप्ति दक्षिणी भारत एवं अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसी सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसी सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच का स्थल का प्रमाण मिला है, जिसे डिलमुन, माकन एवं उर 3 महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इस उर नामक स्थल को दोनों सभ्यता का प्रवेश द्वार माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच उर स्थल का प्रमाण मिला है, जिसे डिलमुन, माकन एवं उर 3 महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। इस उर नामक स्थल को दोनों सभ्यता का प्रवेश द्वार माना गया है। 1750 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके लिए विद्वानों ने कई कारण बताया है, जैसे विदेशी आक्रमण कहा है हिलर ने, बाढ़ के कारण कहा है जॉन मार्शल एवं मैके ने, जलवायु परिवर्तन कहा है ओरेल स्टाइन ने, प्रशासनिक शिथिलता कहा है जॉन मार्शल ने। 1785 ईसा पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके लिए विद्वानों ने कई कारण को बताया है, जैसे विदेशी आक्रमण कहा है हिलर ने, बाढ़ के कारण कहा है जॉन मार्शल एवं मैके ने, जलवायु परिवर्तन कहा है ओरेल स्टाइन ने, प्रशासनिक शिथिलता कहा है जॉन मार्शल ने, जलवायु परिवर्तन कहा है ओरेल स्टाइन ने, बाढ़ के कारण कहा है जॉन मार्शल एवं मैके ने, विदेशी आक्रमण कहा है हिलर ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब पढ़ेंगे 3 नंबर में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय है 1500 BC से लेकर 600 BC तक, यानी वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आर्य ग्रंथ इत्यादि से मिलता है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी चारों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आर्य ग्रंथ इत्यादि से मिलता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे और वे धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते गए। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे और वे धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते गए। सबसे पहले आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए और यहाँ से प्रचलित एक विकसित सिंधु सभ्यता के स्थान पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। सबसे पहले आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए और यहाँ से प्रचलित एक विकसित सिंधु सभ्यता के स्थान पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। इनके द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 36 बार किया गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता कालीन एवं अफगानिस्तान की कई नदियों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आर्य मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सप्त सिंधु प्रदेश पहुंचा था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता कालीन एवं अफगानिस्तान की कई नदियों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आर्य मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सप्त सिंधु प्रदेश में पहुंचा था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में इस नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में इस नाम से जाना जाते हैं। ऋग्वेद में कुबा है, जो वर्तमान काबुल नदी के कुबा को काबुल नदी कहा गया है। कुरमू नदी को कुरम नदी वर्तमान नाम है। कुरमू नदी को कुरम नदी कहा जाता है। गोमती नदी को गोमती नदी को गोमल नदी वर्तमान में कहा जाता है। सुवास्तु नदी को सवात नदी कहा जाता है। सुवास्तु नदी को सवात नदी कहा जाता है। गोमती नदी को गोमल नदी कहा जाता है। कुमरू नदी को कुरम नदी कहा जाता है। कुबा नदी को काबुल नदी कहा जाता है। ये सभी अफगानिस्तान में हैं।
ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है जिसे वर्तमान समय में कुछ अलग नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी के नाम का लिखा हुआ है जिसे वर्तमान समय में कुछ नाम। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव नदी है। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाव, अस्किनी का चिनाव नदी है। शतुद्री का सतलज नदी है। शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज नदी है। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी नदी है। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी नदी है। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। विपाशा का ब्यास नदी, विपाशा का वर्तमान नाम ब्यास नदी, विपाशा का वर्तमान नाम ब्यास नदी है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी है। आर्य एवं अनाज कबीला के बीच दसराज युद्ध पुरुषनी नदी किनारे हुआ था जिसमें आर्य विजयी हुए थे। आर्य एवं अनाज कबीला के बीच दसराज युद्ध पुरुषनी नदी किनारे हुआ था जिसमें आर्य विजयी हुए थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सरस्वती नदी का किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल की पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सरस्वती नदी का किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल की पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में मात्र एक बार गंगा नदी की चर्चा एवं मात्र 3 बार यमुना नदी की चर्चा किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा एवं यमुना नदी इस काल में महत्वपूर्ण नहीं नदी था। ऋग्वेद में मात्र एक बार गंगा नदी की चर्चा एवं मात्र 3 बार यमुना नदी की चर्चा किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा और यमुना नदी इस काल में महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता था। वैदिक काल में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता था। इस काल में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता था। वैदिक काल में गंडक सदानीरा से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था जबकि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। वैदिक काल में गंडक सदानीरा से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था जबकि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। विंध्य पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण पूर्व भारत का जल विभाजक माना जाता है। विंध्य पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जल विभाजक माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी भारत का जल विभाजक माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को पश्चिमी भारत का जल विभाजक माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री को दक्षिणी भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री को दक्षिणी भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा गया है। मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा गया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया और मुंह में आग लेने की घटना इस ग्रंथ में है जिसमें यह कहा गया है कि ये दोनों सदानीरा गंडक नदी को नहीं पार कर पाए थे, अतः मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया और मुंह में आग लेने की घटना इस ग्रंथ में है जिसमें यह कहा गया है कि ये दोनों सदानीरा गंडक नदी को नहीं पार कर पाए थे, अतः मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास का ये लगभग मेरा दूसरा वीडियो था जो कि ख़त्म हो चुका है। दूसरा वीडियो था जो ये ख़त्म हो चुका है जिसमें हम देखे हैं पेज नंबर 8 से लेकर 15 तक के पेज नंबर 9 से लेकर 15 तक के तथ्यों को जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत का ये लगभग मेरा दूसरा वीडियो था। अब इसके बाद तीसरा वीडियो आएगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।